यूपीएससी हिंदी नोटिफिकेशन, इंग्लिश नोटिफिकेशन। हिंदी में पंजीकरण परीक्षा नोटिस 5/2026, 4 फरवरी 2026। एग्जामिनेशन नोटिस 5/26, डेट 2 फरवरी 2026। पंजीकरण करने तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में 4 कार्ड्स या मॉड्यूल हैं, जिनमें 3 यथा अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण, समान आवेदन पत्र सभी परीक्षा आवेदनों के लिए एक समान है और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय भरे जा सकते हैं। जबकि चौथा मॉड्यूल परीक्षा विशेष से संबंधित है, जिसे परीक्षा की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है। वेबसाइट नई वेबसाइट है http://upsconline.nic.in का प्रयोग ऑनलाइन करके आवेदन कर सकते हैं। इंग्लिश में द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रजिस्ट्रेशन and filling up of application form online has 4 cards or module, 3 of which are mainly account creation, universal registration. Common application form are common to all exam application and can be filled by any time by the candidate, while the 4th card or module is examination specific and can be filled by during the time period allowed in notification of an examination. Application are required to apply online by using the website upsconline.nic.in. उम्मीदवार द्वारा आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या URN जनरेट होती है, जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान होगी। सभी विशिष्ट प्रपत्र भरने के बाद आवेदन संख्या जनरेट की जाती है, जो परीक्षा विशिष्ट होती है और आवेदक द्वारा उपयोग के साथ किसी भी भावी पत्राचार के लिए इसे URN के साथ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। URN का पंजीकरण जीवन काल में एक बार करना होगा। यहाँ एक और URN एक ही रहेगा, वही हमेशा प्रयोग और आवेदन परिवर्तित होती रहेगी, प्रत्येक परीक्षा में बदलती रहेगी। आवेदन पत्र भरने वाले दस्तावेज अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दिशा निर्देश देते हुए विस्तृत अनुदेश और सभी मॉड्यूल या प्रोफाइल इस पोर्टल पर मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पहले अपने दस्तावेज तैयार करके रखें, ताकि आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी न हो। ID तथा अन्य दस्तावेजों को सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अभिप्रमाणन के लिए ID दस्तावेज के रूप में आवेदकों को आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार को अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा की नियमावली तथा इस नियमावली पर आधारित परीक्षा के नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्र शर्तें को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका पूर्व प्रवेश पूर्णतः
अनंतिम होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जारी किए जाने के मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप में स्वीकार कर ली गई। उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार या व्यक्तिगत परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार को वेबसाइट upsconline.nic के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेश, मॉड्यूल और अनुदेशों और दस्तावेजों अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या, समान आवेदन पत्र CAF और चौथे मॉड्यूल अर्थात परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल, शुल्क तथा केंद्र आदि सहित वे के साथ जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता आदि विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र CAF के साथ अपेक्षित जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। टिप्पणी: आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन संख्या URN वितरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा देता है। URN को एक बार संशोधित किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि URN विवरण में दिए गए बदलाव पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक बदलाव करने और URN वितरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं। समान आवेदन प्रपत्र CAF भरने के लिए लाइव फोटो कैप्चर करना। समान आवेदन प्रपत्र CAF भरते समय आवेदक को अपना फोटो अपलोड करना होगा तथा अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। आवेदक यह सुनिश्चित करे कि अपलोड किया गया फोटो तथा कैप्चर की गई लाइव फोटो की वेबसाइट upsconline.nic में उपलब्ध प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा अनुदेशों। प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश फोटो तथा हस्ताक्षर में दिए गए अनुदेश के अनुसार स्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करना। आवेदक को सादे सफेद कागज पर काली स्याही से पेन में 3 बार एक के नीचे एक हस्ताक्षर करने होंगे। समान आवेदन पत्र CAF भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट सुपाठ होना चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट upsconline.nic इन पर आदेश, अनुदेश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार को आवेदन करने के बाद अपने अनुदेश वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद किसी भी क्षेत्र में कोई सुधार, परिवर्तन, संशोधन करने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो का पहचान पत्र होना, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार तथा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण देना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा करना यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या विवरण भरते समय उपलब्ध कराना होगा। यह फोटो ID का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा। उम्मीदवार को परीक्षा या व्यक्तिगत परीक्षण के लिए व्यक्ति उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख आवेदन पत्र 24 फरवरी 2026 को
24 फरवरी 2024 को शाम 6 बजे तक भरे जा सकते हैं। ई प्रवेश पत्र जारी करना। पात्र उम्मीदवार को ई प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख के पहले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस में जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन उम्मीदवार ने परीक्षा की तारीख से 7 दिन पहले स्क्राइब को बदलने का विकल्प चुना हो, उन्हें परीक्षा की तारीख से 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई प्रवेश पत्र उम्मीदवार द्वारा डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट upsc.nic.in पर उपलब्ध होंगे। डाक तथा ईमेल द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अकाउंट बनाते समय वैध और सक्रिय ईमेल आईडी प्रदान करें, क्योंकि आयोग से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कर सकता है। गलत उत्तरों के लिए दंड। उम्मीदवार ये नोट कर ले कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र आवेदन पोर्टल। आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों, पूछे गए प्रश्नों तथा प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी वस्तुनिष्ठ प्रकार के संबंधित परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा आयोग को दिए जाने वाले अभ्यावेदनों के लिए 5 दिन अर्थात परीक्षा की तारीख से तीसरे दिन से 7वें दिन शाम 5 बजे तक समय सीमा प्रदान करेगा। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर लॉगिन करें और प्रश्न पत्र के संबंध में अभ्यावेदन यदि कोई हो तो परीक्षा प्रश्न पत्र संबंधी अभ्यावेदन शीर्ष के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। ईमेल, डाक, दस्ती के रूप में या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। आयोग इस संबंध में उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। 5 दिन की विंडो के बंद होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार सहायक डेस्क। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए विशिष्ट वेबसाइट हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण मार्गदर्शन में सहायता पाने के इच्छुक उम्मीदवार हेल्पलाइन 0112404101 या ईमेल आईडी upscsoap@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन विंडो अर्थात 4 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 के दौरान सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक कार्यरत रहेगी। आवेदन शुल्क भुगतान, दस्तावेज अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। स्क्राइब को बदलना। जिन उम्मीदवारों को स्क्राइब की सेवा का विकल्प चुना है, वे स्क्राइब को बदलने संबंधी अनुरोध परीक्षा तारीख से 7 दिन पहले कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध URL upsconline.nic पर किए जा सकते हैं। इस प्रकार के अनुदेशों की आयोग की जांच निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार की जाएगी तथा उम्मीदवारों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। मोबाइल फोन प्रतिबंधित। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, चाहे वह स्विच ऑफ हो, पेजर या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि जैसे कोई स्टोरेज मीडिया या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य कोई उपकरण या संचार यंत्र के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले कोई भी अन्य संबंधित उपकरण चाहे बंद हो या चालू हो, प्रयोग करना सख्त मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर
अनुशासनिक कार्यवाही सहित भविष्य की परीक्षाओं में प्रबंधित भी किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन या पेजर सहित कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न लाएं क्योंकि इसकी सुरक्षा हेतु परीक्षा स्थल पर कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच, अन्य आईडी गैजेट, बुक, बैग आदि सहित कोई भी मूल्यवान या कीमती सामान परीक्षा स्थल पर न ले जाएं क्योंकि परीक्षा स्थल पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई बंद नहीं किया जाएगा। आयोग इस संबंध में हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व अर्थात परीक्षा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ होने से कम 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी विलंब से परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा स्थल पर उम्मीदवार के लिए फेस ऑथेंटिकेशन सुरक्षित एवं निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर अनिवार्य रूप में फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे फेस ऑथेंटिकेशन पहचान पत्र के सत्यापन तथा फिक्सिंग के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचे। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से upsc.online.nic से आवेदन करने की जरूरत है। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है। सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष या महिला उम्मीदवार की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में राजपत्र असाधारण दिनांक 4 फरवरी 2026 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमावली के अनुसार नीचे उल्लेखित सेवाओं तथा अन्य पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 24 मई 2026 को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा 2026 की नियमावली तथा उसको सभी परिशिष्ट और एवं अनुलग्न और सिविल सेवा नियमों 2026 के अनुसार तैयार इस परीक्षा नोटिस पर नोटिस दिया गया है कि ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, जिससे परीक्षा नियमावली के बाद की वर्तमान नियमावली और विनियमों में आए परिवर्तनों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। भारतीय सिविल प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा सेवा ग्रुप ए, भारतीय सिविल लेखा ग्रुप का, भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा ग्रुप का, भारतीय रक्षा सेवा लेखा ग्रुप का, भारतीय रक्षा संपदा सेवा ग्रुप का, भारतीय सूचना सेवा ग्रुप का, भारतीय डाक सेवा ग्रुप का, भारतीय डाक और सूचना एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप का, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा यातायात ग्रुप का, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा कार्मिक ग्रुप का, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेखा ग्रुप का, भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा ग्रुप का, भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर ग्रुप का, भारतीय राजस्व सेवा आयकर ग्रुप का, भारतीय व्यापार सेवा ग्रुप का, ग्रेड 3 सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप का, अनुभाग अधिकारी ग्रेड दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली सिविल सेवा दानिश ग्रुप का, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव द्वारा एवं दादरा व नगर हवेली पुलिस सेवा दानिश ग्रुप का, पांडिचेरी सिविल सेवा पांडिक्स ग्रुप का, पांडिचेरी पुलिस सेवा पांडिक्स ग्रुप का। परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग 933 है। इनमें 33 रिक्तियां
बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है तथा 7 रिक्तियां दृष्टिहीनों और अल्पदृष्टि श्रेणी के लिए, 11 रिक्तियां बाधिर जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है श्रेणी के लिए, 8 रिक्तियां प्रशस्तिकी पक्षाघात सहित लोकोमोटिव दिव्यांग, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए तथा 7 रिक्तियां दृष्टिहीन और बाधिर B+D के संयोजन को छोड़कर खंड का से गा के अंतर्गत शामिल हुए दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी के लिए आरक्षित है। संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण में रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने पर रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन हो सकता है। अधिसूचित अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा। प्रतिभा सेतु पोर्टल पूर्ववर्ती नाम सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना रोजगार के अवसरों तक बेरोजगार व्यक्तियों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सूचित नीति के अनुसार परीक्षा के अंतिम चरण साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षण में उपस्थित हुए लेकिन अनुशंसित नहीं हुए उम्मीदवारों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर विशिष्ट पोर्टल पर किसी भी पंजीकृत निजी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सामुदायिक और भारत सरकार के स्वायत्त संगठनों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान की जा सके। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, संपर्क नंबर, उनके परसेंटाइल, पूर्ण या प्रतिशत अंक सहित विवरण आदि के साथ उसका संक्षिप्त जीवन वृत्त भी इस विशिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध डेटा केवल इन पंजीकृत संगठनों के लिए रोजगार के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रयोजनार्थ ही होगा। ये सूचियां अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद आरक्षित सूची, विस्तारित सूची उपयोग में लाए जाने या समाप्त हो जाने के बाद उपलब्ध कराई जाएंगी। यह नोटिस कर दिया जाए कि आशंकित आंशिक प्रकटन या कोई विकल्प नहीं है और एक बार विकल्प दिए जाने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार को परीक्षा संबंधी विशिष्ट मॉड्यूल को भरते समय इस संबंध में अपनी सहमति देनी होगी। उम्मीदवार उक्त योजना में शामिल नहीं होने पर विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंक संबंधी विवरण का प्रकटन नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा परीक्षाओं के गैर अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त इस विषय में आयोग की कोई जानकारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी का दस्तावेज इन पंजीकृत संगठनों द्वारा किस विधि से या किस रूप में किया जाता है। बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चिन्ह सेवा सूची, भारतीय प्रशासनिक सेवा में श्रेणी सूची, मस्तिष्क पक्षाघात सहित लोकोमोर दिव्यांग, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेंचमार्क दिव्यांग OLBLO दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि के LV, बाधिर और ऊंचा सुनने वाले के लिए PA, D और H
केवल उपयुक्त 3 श्रेणियों के लिए दृष्टिबाधित और बधिर टीवी के संयोजन छोड़कर खंड 1 से खंड 1 के अंतर्गत यथावत विभिन्न SWS-RW ब्रेल यदि ऊपर निर्दिष्ट किसी भी सेवा के बेंचमार्क दिव्यांग की उपयुक्त श्रेणी और कार्यात्मक उपयुक्त अपेक्षाओं में कोई परिवर्तन हो तो बाद में अधिसूचित किया जाएगा। प्रयुक्त की गई संक्षिप्तियों की सूची दिव्यांग श्रेणी में LD लोकोमोटिव दिव्यांगता, VI दृष्टिबाधित, HI श्रवण बाधित, MD बहु दिव्यांगता, उपयुक्त श्रेणी में OA एक हाथ, OL एक पाँव, BA दोनों हाथ, OAL एक हाथ एक पाँव, BLA दोनों पाँव एक हाथ, BLOA दोनों पाँव एक हाथ, BL दोनों पाँव, BOL दोनों हाथ एक पाँव, MD रीढ़ की हड्डी संबंधी विकृति, MI रीढ़ की क्षति, CP पृष्ठ मस्तिष्क पक्षाघात, LC कुष्ठोपचारित, DW भानुपन, AAP तेजाबी हमले से पीड़ित, MDAV मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, LV अल्प दृष्टि, V दृष्टिहीन, D बाधिर, HH ऊंचा सुनना, MD बहुदिव्यांगता, कार्यात्मक अपेक्षाएं, S बैठना, ST खड़े होना। W चलना, SE देखना, H सुनना, RW पढ़ना या लिखना, C वार्तालाप या संपर्क, MF अंगुलियों द्वारा निष्पादन, CP खींचना, धक्का देना, L उठाना, KC घुटनों के बल बैठना, क्रॉसिंग, BL झुकना, JE कूदना, CL चलना। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा केंद्र सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अगरतला क्रमांक 29, आगरा, अहमदाबाद, एजल, अजमेर, अलीगढ़, अल्मोड़ा उत्तराखंड, अनंतपुर छत्रपति संभाजी, औरंगाबाद महाराष्ट्र, बरेली, मंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, गोरखपुर, गुरुग्राम, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरहाट, कानपुर, नवी मुंबई, पणजी, पटना, श्री विष्णुपुरम, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज या इलाहाबाद, पुडुचेरी, पूना, रायपुर, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला। 69 सेंटर प्रीलिम्स के लिए। हाँ ऑन है। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा मुख्य परीक्षा केंद्र में अहमदाबाद, एजल, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा। आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के उपयुक्त केंद्रों तथा उसके आयोजन की तारीख में परिवर्तन कर सकते हैं। आवेदन ये नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र पर आवंटित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। मतलब कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर में कितने भी उम्मीदवार भर सकते हैं।
केंद्रों का आवंटन पहले आवेदन पहले आवंटन के आधार पर किया जाएगा। किसी केंद्र विशेष की पूरी क्षमता हो जाने के उपरांत वह केंद्र गैर पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं होगा, तथापि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार इच्छित केंद्र के विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। सीलिंग के कारण जिन उम्मीदवारों को अपनी पसंद का केंद्र प्राप्त नहीं होता, उन्हें शेष केंद्रों में से कोई केंद्र चुनना होगा। अंततः आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें ताकि उन्हें अपनी पसंद का केंद्र प्राप्त हो सके। यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र में आयोग द्वारा उल्लिखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर उपस्थित होता है तो उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेष ध्यान दें, पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद आयोग को निर्धारित अधिकार है कि वह आवश्यक होने पर अपने विवेक अनुसार केंद्र को परिवर्तित कर सकता है। सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए सभी परीक्षा केंद्र बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए अपने अपने केंद्र पर बेंचमार्क के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करेंगे। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है, उन्हें समय सारणी तथा परीक्षा स्थलों की जानकारी दी जाएगी। उम्मीदवार को नोट करना चाहिए कि वे परीक्षा केंद्रों पर परिवर्तन हेतु उनके अनुदेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की योजना सिविल सेवा परीक्षा के क्रमिक चरण होंगे। नीचे विशिष्ट खंड 1 के अनुसार प्रधान परीक्षा के उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ तथा उपयुक्त विभिन्न सेवाओं और पदों में भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा प्रधान परीक्षा लिखित तथा साक्षात्कार। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा जन्म तिथि, श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, पूर्व सैनिक, शैक्षिक योग्यता तथा सेवा हेतु वरीयता आदि संबंधी विभिन्न दावों के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना और समर्पित दस्तावेज समान आवेदन प्रपत्र के साथ प्रयुक्त करने होंगे। यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या विवरण तथा समान आवेदन प्रपत्र के साथ अपेक्षित सूचना दस्तावेज प्रस्तुत करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र एक बार प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार में कुछ भी जोड़ने, हटाने, बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद 10 दिन की एक विंडो प्रदान करेगा। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए अर्हक सभी उम्मीदवारों को इस विंडो के दौरान अनिवार्य रूप में पोर्टल upsconline.nic पर लॉगिन करना होगा। अपने विवरण आदि को अपडेट या पुनः पुष्टि करनी होगी और आयोग को ई प्रवेश पत्र जनरेट करने में सक्षम करने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा। ऐसा न करने पर ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के आगे के चरणों में भाग देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, उन्हें विंडो खुले रहने के दौरान शुल्क का भुगतान करना होगा। आयोग व्यक्तिगत परीक्षण साक्षात्कार हेतु अर्हक उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद 15 दिनों के लिए एक विंडो प्रदान किया जाएगा, जो व्यक्तिगत परीक्षण में अर्हक उम्मीदवारों के अनिवार्य रूप में अपेक्षित फील्ड जैसे कि शैक्षिक योग्यता की उपस्थिति का विवरण, चाहे परीक्षा में शामिल रहे हो
या हुए हों को भरना, आवेदन करना जरूरी है। साथ ही जरूरी अर्हता परीक्षा पास करने का प्रमाण भी देना होगा। अपने दावे के प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी और आयोग इस बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार को कोई ई सम्मन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पैरा 3 के अलावा उम्मीदवार को जहां लागू हो पत्राचार, स्थायी डाक पत्र, उच्च शैक्षिक योग्यता, विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धि यदि हो, रोजगार विवरण, सेवा अनुभव, पहले या पिछली सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर आवंटित सेवा का विवरण यदि हो, वैवाहिक स्थिति, पूर्व में PW अनुशंसा संबंधी विवरण, माता पिता विवरण, विवर्जन संबंधी सूचना, पहले की परीक्षा विवरण, प्रयास सूचना, अति पिछड़ा PWD, अन्य पिछड़ा वर्ग PW अनुक्रम जहां लागू हो, सामाजिक आर्थिक प्रश्नावली जो भी लागू हो को आवेदन करना आवश्यक है और अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। जिन उम्मीदवारों का अपेक्षित दस्तावेज या जानकारी पहले अपलोड कर दी है, उसके पास आवेदन भरने के लिए कोई जानकारी नहीं है, उन्हें भी लॉगिन करना होगा और विवरण को सत्यापित करने के उपरांत अंतिम रूप में सबमिट करना होगा ताकि व्यक्तिगत परीक्षण के लिए ई सम्मन लेटर जनरेट हो सके। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप में आवेदन करें। उम्मीदवार को केवल उन्हीं सेवाओं के संबंध में अपने वरीयता क्रम को अनिवार्य रूप में निर्दिष्ट करना होगा जो सिविल सेवा परीक्षा 2026 की प्रतिभागी सेवाएं हैं, जिसके लिए वह अंतिम रूप में चयनित होने की उपस्थिति में आवेदन हेतु इच्छुक है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा आवंटन हेतु उम्मीदवारी अनुशंसित किए जाने की स्थिति में सरकार द्वारा उम्मीदवार पर उसके द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट सेवाओं में से किसी एक सेवा के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा जो कि अन्य शर्तों के पूर्ण होने के मध्याधीन होगा। यदि किसी भी सेवा के लिए वरीयता निर्दिष्ट नहीं की गई है तो उम्मीदवार पर सेवा आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के लिए विचार की जाने के इच्छुक है, उन्हें आयोग द्वारा पूछे जाने पर तथा उनके द्वारा निर्धारित रीति में प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के मामले में अपनी गृह संवर्ग वरीयता निर्दिष्ट करनी होगी। उम्मीदवारों को विभिन्न सेवा अथवा पदों के लिए वरीयता का उल्लेख सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। इस संबंध में सिविल सेवा परीक्षा 2026 के नियम 21(1) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सेवा आवंटन, संवर्ग आवंटन आदि के बारे में सूचना अथवा विवरण के लिए समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट http://dopt.gov.in या cseplus.nic.in में देखने की सलाह दी जाती है। सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए लागू वर्तमान संवर्ग आवंटन नीति के अनुसार जो उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को वरीयता देने के इच्छुक है, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त होने की उपस्थिति में आयोग द्वारा पूछे जाने और उनके द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार अपनी गृह संवर्ग वरीयता निर्दिष्ट करने की सलाह दी जाती है। उपरोक्त पैरा 3 दिए गए प्रावधान को छोड़कर उम्मीदवार द्वारा सेवा वर्ग, गृह संवर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय या भारतीय पुलिस सेवा में लागू
के लिए एक बार वरीयता प्रस्तुत करने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। पात्रता की शर्तें: राष्ट्रीयता, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो। अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो भारतीय नागरिक हो या नेपाल की प्रजा, भूटान की प्रजा, ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों, कोलंबिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जैरे, इथियोपिया तथा वियतनाम में प्रव्रजन करके आया हो, परंतु खा-गा-डा वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, परंतु भारत सरकार द्वारा उसके संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद उसकी निम्नलिखित दस्तावेज भेजा जा सकता है। आयु सीमा: उम्मीदवार 1 अगस्त 2026 से 21 वर्ष होना चाहिए, किंतु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ऊपर बताई गई आयु है अधिकतम आयु सीमा। निम्नलिखित मामले में छूट दी जाएगी यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष जो ऐसे उम्मीदवारों के लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं, किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या कोई अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान दिव्यांग के रूप में सेवा में निर्दिष्ट किए गए ऐसे रक्षा कर्मियों को अधिक से अधिक 3 वर्ष, जिन पूर्ववर्ती सैनिक जिनमें कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी या अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं, ने 1 अगस्त 2026 को कम से कम 5 वर्ष की पूर्व की सैनिक सेवा की हो, जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से नियत कार्य के समाप्त होने पर कार्यरत हुए हैं, उनमें से भी शामिल हैं जिनमें नियत कार्य 1 अगस्त 2026 से 1 वर्ष के अंदर पूरे होने या सैनिक से हुए शारीरिक दिव्यांगता या अशक्त कारण कार्यमुक्त हुए हैं। आपातकालीन कमीशन अधिकारी या अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष, जिन्हें 1 अगस्त 2026 को सैनिक की सेवा 5 वर्ष सेवा प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली हो और उसके बाद सैनिक सेवा के लिए कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया गया तथा जिसके मामले में रक्षा मंत्रालय का एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा, वे उम्मीदवार वे सिविल सेवा रोजगार के लिए आवेदन और सिविल रोजगार के चयन हेतु नियुक्त दस्तावेज प्रमाण पत्र तारीख होने के 3 माह की नोटिस उन्हें कार्यभार में मुक्त किया जाएगा। बेंचमार्क: दिव्यांगता वाले निर्दिष्ट श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष, जैसे अंधता, निम्न दृष्टता, बाधिर और जिन्हें सुनने में कोई कठिनाई हो, चलन दिव्यांगता जिनके अंतर्गत मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, उपचारित पौनापन, एसिड हमले से पीड़ित
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिकतम दिव्यांगता, मस्तिष्क रोग, 1 से 4 तक अधीन दिव्यांगता के युक्त व्यक्तियों को बहुदिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बाधिर अंधता के मामले में अधिकतम 10 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जो पैरा 3(2) के 2 के किन्हीं उम्मीदवारों के खंड के अंतर्गत कवर होते हैं, अर्थात जो पूर्व सैनिकों अर्थात बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं, वे इन दोनों उम्मीदवारों के तहत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। पूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय समय पर यथा संशोधित पूर्व सैनिक सिविल सेवा या पद में पुनः रोजगार नियम 1979 के अधीन पूर्व सैनिक के लिए परिभाषित किया गया। पैरा 3(2) घाट के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार होगी, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनमें भारतीय संघ की सेवा, नौसैनिक अथवा वायुसेना के कम्बैटेंट अथवा नॉन कम्बैटेंट के रूप में किसी रैंक में सेवा की हो या ऐसी सेवा में हुआ हो या उपयुक्त सेवा से मुक्त हो, चाहे वे ऐसे अनुरोध पूरा हो या पेंशन हेतु वर्ष सेवा करने के बाद नियुक्त द्वारा उपयुक्त किया गया हो। उपयुक्त पैरा 3(2) बेंचमार्क के अंतर्गत आयु की निर्धारित छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता तभी विचार किया जाएगा जब सरकार या नियुक्त प्राधिकारी जैसा कि मामलों में हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगता उम्मीदवारों को आवंटन संबंधित सेवाओं पदों के निर्धारित शारीरिक चिकित्सा मानकों आवेदकों को पूरा करता हो। उपयुक्त पैरा 2 व्यवस्था छोड़कर निर्धारित आयु सीमा किसी भी मामले में छूट नहीं दी जाएगी।